आपके साथ डिटेल से हमारी डिस्कशन इसके ऊपर हुई थी। क्वेश्चन क्या था, मैंने बोला कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, आपने ट्रायल बैलेंस जो है उसका एक दफा टोटल कर लेना है कि आया कि वो ठीक है या नहीं है। टोटल कर लिया, हर चीज ओके थी। उसके बाद आपने क्या करना है, ये एडजस्टिंग एंट्रीज कुछ आपको बोली है वो आपने पास करनी है। तो अब ये एक एडजस्टिंग एंट्री हमने ये वाली जो है वो छोड़ी हुई है, ये हमने एग्जाम में रखनी है, ठीक है। बाकी हमने जो है एडजस्टिंग एंट्रीज पास की, उसके बाद उसके लेजर्स बनाए और उसके बाद उसको जो है वो ट्रायल बैलेंस में जो है हमने लिख दिया, अपडेट कर दिया। ये अब हमारे पास जो है इसे हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहते हैं, अपडेटेड ट्रायल बैलेंस कहते हैं। आज आवाज ठीक आ रही है अब तक? जी सर। यस सर, अब तक तो ठीक आ रही है सर। इसे हम जो है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का नाम देते हैं कि ये क्या है, हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। अब मैंने आपसे जो बात करनी है वो ये करनी है कि हमने जो है कल मैंने आपसे भी बात की थी कि हम जो है इनकम स्टेटमेंट में क्या चीजें लेकर जाते हैं, कोई बता सकता है, याद है किसी को? सेल्स ठीक है, हम जो है एक्सपेंसेस और इनकम जो है अपनी वो लेकर जाते हैं इनकम स्टेटमेंट में। तो अब मैं इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट करने लगा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, बिजनेस का नाम लिखूंगा। बिजनेस का नाम क्या है मेरे पास क्वेश्चन में? ये सितारा जो है वो इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ये बिजनेस का नाम है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये ट्रायल बैलेंस नहीं बना रहा, बल्कि अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ। तो इनकम स्टेटमेंट का मैंने नाम सीखा हुआ है, क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंसेस एंड अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। वो आपने पूरा लिख लेना है। उसके बाद किस डेट को बन रही है, ये क्या होती है, ये फॉर द पीरियड होता है। तो फॉर द पीरियड एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2013 को ये जो है बन रही है, ठीक है। अब उसमें मैंने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखना होता है, इनकम स्टेटमेंट में सेल्स लिखनी होती है, रेवेन्यू लिखना होता है। तो मैं क्या करूंगा, रेवेन्यू लिखूंगा। रेवेन्यू कहाँ से लूंगा? इधर ट्रायल बैलेंस में से। तो यहाँ पे रेवेन्यू कितना है बेटा? क्वेश्चन में देखिए रेवेन्यू कितना है? 15,700। तो मैंने जो है ये रेवेन्यू 15,700 जो है वो लिख देना है। 15,700 लिख देना है। उसके बाद मैंने इसमें से लेस करना होता है, क्या लेस करना होता है? कॉस्ट ऑफ सेल। मैंने क्वेश्चन में देखा कि क्वेश्चन में जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने जो है क्वेश्चन में ये देखना है कि कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है या नहीं है। तो क्वेश्चन में जाता हूँ, मुझे कहीं पे भी कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं मिल रहा, कहीं पे भी कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है। और जब आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है तो आप उस कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो कैलकुलेट कर लेते हैं। आपने क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है बताएं? नीचे लिखा हुआ है सर, ये पड़ा है 2800। कितना बेटा? 2800। ठीक है, तो मैंने जो है 2800 जो है ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। उसके बाद इसमें मैंने जो है वो परचेजेस जो है वो मैं लेता हूँ। तो परचेजेस को जो है मैंने ऐड करना होता है। तो क्वेश्चन में परचेजेस गिवन है, क्वेश्चन में वो देखता हूँ मैं। तो क्वेश्चन में जो परचेजेस है मेरे पास कितनी है बेटा, देखकर बताएं। 9140। तो मैंने परचेजेस जो है यहाँ पे 9140 जो है वो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास जो चीज आती है टोटल, अब जो आएगा मेरे पास 2800 प्लस 91,400, इसको 91,940 कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ 11,940 है मेरे पास। इसको मैं नाम देता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ अवेलेबल फॉर, ठीक है। ये मेरे पास वो टोटल चीजें हैं जो कि सेल के लिए अवेलेबल है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ये टोटल चीजें मेरे पास हो जाएंगी जो कि सेल के लिए अवेलेबल होंगी। इसमें से मैंने लेस करनी होती है क्या? क्लोजिंग स्टॉक जो है अपना वो लेस करना होता है। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो मैंने लेस करना होता है। और ये क्लोजिंग स्टॉक कौन से वाला होता है? यहाँ ये वाला क्लोजिंग स्टॉक जो इनकम स्टेटमेंट में है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक मैंने पास की थी, एक क्रेडिट हो रहा है, इसको मैंने जो है वो लेस करना होता है, इसको 3350 को, ठीक है।
तो मैंने क्या करना है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है 3350 यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब मेरे पास ये जो चीज आएगी ये 8590 आ रही है, अमाउंट जो है 8590, ये मेरे पास क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगी। जो हम मैं पहले शुरू में कैलकुलेट करना चाह रहा था वो आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल। अगेन आप देख लें कि कॉस्ट ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक होता है, उसमें परचेजेस ऐड करते हैं, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाता है। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं समझने के लिए कि इन दोनों का टोटल किया मैंने तो ये अमाउंट मेरे पास आ गई। ठीक है, उसमें से ये मैंने लेस किया तो ये अमाउंट मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल की आ गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस जी सर। ठीक है, अब मैंने जीपी फाइंड आउट करना होता है इसके बाद, जिसे ग्रॉस प्रॉफिट कहता हूं मैं। कैसे करता फिरता हूं मैं, सेल्स में से, रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करूंगा, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो माइनस करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जीपी आ जाएगा, जिसे मैं ग्रॉस प्रॉफिट का नाम देता हूँ। ठीक है, तो अगेन ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला भी आपके पास आ गया है कि सेल्स में से जो है आप कॉस्ट ऑफ सेल लेस करोगे तो आपके पास जीपी आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं। इसके बाद हमने लेस करने होते हैं कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है कुछ मैंने लेस करने होते हैं, वो कौन कौन से हैं वो मैं देख लेता हूँ। एडमिन एक्सपेंस मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ठीक है, उसके बाद ये डेप्रिसिएशन जो है इसको मैं एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो कंसीडर कर लूंगा। इसके अलावा कोई और है तो बेटा बताएं, ये क्वेश्चन है आपके सामने। एडमिन एक्सपेंसेस भी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी हैं। ठीक है, और इसके अलावा कोई एक्सपेंस जो आपको नजर आ रहा हो? तो डेप्रिसिएशन को भी उसमें डेप्रिसिएशन के दो तरीकेकार होते हैं, इसको हम कॉस्ट ऑफ सेल में भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल में तब शामिल करना है जब आपको वो बोल दे कि ये कॉस्ट ऑफ सेल के रिलेटेड है, और अगर वो खामोश रहता है तो आपकी मर्जी, आप जहां मर्जी जहां शामिल करते हैं। एडमिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में शामिल कर लें आपकी मर्जी, और कॉस्ट ऑफ सेल में कर लें आपकी मर्जी। सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नेट प्रॉफिट आपका सेम ही है, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट डिफर कर सकता है। ये मेरे पास एक्सपेंसेस हैं दो, एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन। एक ये है एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं यहाँ पे जो है अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो लिखने लगा हूँ। सर ये ऑपरेटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस, नाम या अमाउंट याद है किसी को? एक तो 1400 थी, 1400 था और 190 था मेरे ख्याल में। हाँ 1400 ठीक है। इसके अलावा और कोई एक्सपेंस आपको लगता है तो ये डेप्रिसिएशन लग रही है 465, तो ये भी मैं यहाँ पे जो है वो डाल दूंगा डेप्रिसिएशन। सर ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेलिंग एक्सपेंस कितनी है? 465। जो क्वेश्चन कीजिएगा थोड़ा सा ना जो है वो बुलंद आवाज में कीजिएगा, समझ नहीं आएगी मुझे। मेरे पास ये टोटल आ रहा है 2055, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने आ रहे हैं? 2055। तो मैंने जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस टोटल कैलकुलेट कर लिए, 2055 आए। अब मैंने क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट में से ये जो है ये मैं लेस कर दूंगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट है इसमें से मैं लेस कर रहा हूँ क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो मेरे पास क्या आ जाता है, ये ऑपरेटिंग इनकम इसको मैं कहता हूँ। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम भी कहता हूँ, और इसको एक और नाम देता हूँ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT, ये भी लिख लें, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PC को कहते हैं ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या करना होता है, मैंने जो है अदर एक्सपेंसेस और अदर इनकम जो है वो ऐड प्लस करनी होती है। अदर एक्सपेंसेस मेरे पास हैं कौन से, इंटरेस्ट जो मैंने पे किया 25 रुपए। ठीक है, तो अदर एक्सपेंसेस में जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो लेस कर दूंगा, जो कि 25 रुपीज है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इनकम फॉर सॉरी, इसको कहता हूं मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कहता हूं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कहता हूं, और इसको मैं जो है अर्निंग बिफोर डिविडेंड पेड भी तो था सर वो। जी बेटा, डिविडेंड पेड भी तो किया, वो एक्सपेंस नहीं आएगा। डिविडेंड
डिविडेंड यहाँ पे ट्रीट Yes, नहीं sir. करते, वो कहाँ ट्रीट करते हैं मैं बाद में बताऊंगा आपको। डिविडेंड अगर आप रिसीव कर रहे होंगे, दो बातें, एक होता है रिसीव करना और एक होता है पे करना। अगर आप रिसीव Yes, sir. कर रहे हैं तो आपके पास अदर इनकम है, और अगर सर आप वो तो पे रेवेन्यू कर होगी रहे हैं तो फिर। वो आपके पास जो है अदर इनकम नहीं है, और ना ही आपके पास वो प्रॉपर एक्सपेंस है, वो कुछ और है, उसकी ट्रीटमेंट बाद में देखते हैं। ठीक है, हेलो, Yes, sir. जी जी सर। आवाज आ रही है सबको बेटा? Yes, sir. Yes, sir. जी सर अभी तक तो आ रही है सर। मैं क्या करूंगा, इस अमाउंट में से जो है ये इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। इसके करने के बाद अब मैं बात करता हूं अपनी ये फोर्थ एंट्री की, जिसके बारे में मैंने पढ़ा है कि इनकम टैक्स जो है वो 30% ड्यू है। मतलब ये मैंने पे करना है, तो इनकम टैक्स जो है हमेशा किस पे लगता है, प्रॉफिट पे लगता है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा टैक्स 30% है किसका, इनकम का। तो मैं जो है 30% टैक्स जो है वो इनकम का ले लूंगा। ये मेरे पास इनकम है, इसका जो है 30% जो है 1500 मैंने ले लिया, तो मेरे पास ये क्या आ गया, टैक्स आ गया। ठीक है, और अब मेरे पास जो है अमाउंट जो बचेगी उससे मैं क्या कहूंगा, प्रॉफिट After tax. टैक्स। कैसे फाइंड आउट कर लूंगा इसको, जो है इसमें से माइनस करके। अब एक क्वेश्चन है कि ये मैंने एंट्री सीधी की है, अभी मैंने एंट्री इसकी पास करनी है, वो मैं पास कर लेता हूँ कि कैसे पास करनी है। अमाउंट मेरे सामने आ गई कि 1509 से मैंने एंट्री पास करनी है। तो बेसिकली बेटा टैक्स जो है ना आपके पास, वो आपके पास क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस की एंट्री आप क्या पास करते हैं, टैक्स जो भी एक्सपेंस होगा उसको डेबिट करते हैं। और ये ड्यू है, अभी आपने पे नहीं किया, तो टैक्स पेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितनी होगी, 1509। आपने क्या करना है, ये 1509 जो है उस एंट्री पास कर देनी है, और ये दोनों जो है ये कहाँ पे चले जाएंगे, आपके ट्रायल बैलेंस में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये टैक्स एक्सपेंस भी आ जाएगा 1509 से, और उसके साथ जो है वो टैक्स पेबल भी आ जाएगा से 1509 से। ठीक है, लेजर मैंने नहीं बनाया, डायरेक्ट बता दिया कि एक डेबिट हो रहा है टैक्स एक्सपेंस, तो मैंने उसको डेबिट साइड पे लिख दिया टैक्स एक्सपेंस से, और एक क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे 1509 लिख दिया मैंने। ठीक है, इस तरह से आप इसका टोटल भी जो है ना वो चेंज हो जाएगा। टोटल जो है इसका जो है वो 39,359 आ रहा है मेरे पास। ये भी जो है मेरे पास चेंज हो गया। ठीक है, अब याद रखना कि मैंने जो एंट्रीज कर रखी हैं वो मैंने इनकम स्टेटमेंट में ये इस एक्सपेंस को भी लिख लिया है, इसको भी लिख लिया है, इसको भी जो है वो लिख लिया है मैंने। क्लोजिंग स्टॉक ये वाला मैंने यूज नहीं किया, ये वाला यूज किया था जो मैंने लिखा है। उसके बाद मैं जो है और ओपनिंग इन्वेंट्री को भी मैं अकाउंट फॉर कर चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है मेरे पास ये इंटरेस्ट पेड भी चला गया है मेरे पास। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन और सेलिंग एक्सपेंस भी मेरे पास जो है ये भी चले गए हैं। ठीक है, तो ये चीजें मैंने जो है इनकम स्टेटमेंट में ये अकाउंट फॉर कर ली है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है मैंने कैलकुलेट कर लिया। आफ्टर टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर लिया। किसी मसला है बेटा तो पूछें, किसी चीज की समझ नहीं आई पूछें। अभी तक तो सर सब समझ आ गया जी बेटा, सर। ये एक्सपेंस जो आपने लेस किए हैं थोड़ा ऊंचा बोले मैंने कहा सर अभी तक तो सब समझ आ और गया। डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंस है सर। ये दो किस्म के जो आपने एक्सपेंस लेस किए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंस, सर इनके तो अलग अलग हेड नहीं होते सर? बिल्कुल, इनके अलग अलग हेड हैं। आप इसको एडमिन एक्सपेंसेस के नाम से और एक को आप सेलिंग एक्सपेंस के नाम से जो है वो शो करते हैं, लेकिन वो तब करते हैं जब आपके पास एक्सपेंसेस जो है वो ज्यादा हो। अब एडमिन में ऑफिस सप्लाईज हैं, ऑफिस बिल्डिंग डेप्रिसिएशन है, प्रिंटिंग चार्जेस हैं। अगर ये काफी सारे हो तो फिर आप उसको हेड्स बना देते हैं, और लेकिन अगर हमारे पास हैं भी 2-3 तो हमने वो सिंपल वैसे लिख दिए। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो इनकम स्टेटमेंट जो है वो तैयार होगी, जिस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट जो है वो तैयार होगी। ठीक है, अब मैं सेकंड जो काम करूंगा, ठीक है, वो मैं करता हूं
जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑनर इक्विटी है उसके हवाले से, ठीक है। तो ये नाम इसका चेंज हो जाएगा, चेंजेस इन ऑनर्स इक्विटी। इसमें आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे डिटेल, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे शेयर कैपिटल। अगर शेयर प्रीमियम है तो इसमें क्वेश्चन में शेयर प्रीमियम नहीं है तो इसलिए हम शेयर प्रीमियम नहीं लिख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगी, इसके अलावा रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज आ सकती है, अभी फिलहाल जो है इस क्वेश्चन के लिए ये चीजें काफी हैं। अब एक और चीज भी ध्यान में रखिएगा कि शेयर प्रीमियम जो है वो यहाँ पे आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में वो गिवन नहीं है। आगे किसी क्वेश्चन में गिवन होगा तो हम उसको जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो नॉर्मली ये चीजें आ सकती है। इसके अलावा कोई रिजर्व वो क्वेश्चन में कह देता है कि ये रिजर्व है आपके पास, तो वो भी इधर आएगा। तो ये आपने जो है वो एक तरह की इस तरह का फॉर्मेट बना लेना है। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आपके पास जो भी ओपनिंग बैलेंसेस होंगे, इनके ओपनिंग बैलेंसेस जो होंगे, ठीक है, वो लिखेंगे, ठीक है। वो कितने हैं, शेयर कैपिटल आपके पास जो है, शेयर कैपिटल आपके पास गिवन है, कितना है बेटा वो शेयर कैपिटल, ये है 5600, 5600 आपने ये लिख दिया। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग आपके पास जो है उसका ओपनिंग बैलेंस गिवन है 35, ये आप लिखोगे यहाँ पे 35। उसके बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस आपके पास जो है क्वेश्चन में, रिवैल्यूएशन सरप्लस ये है RS, रिवैल्यूएशन सरप्लस 500 क्रेडिट हो रहा है, तो ये आप लिखोगे। बल्कि आप इतने रखोगे, इसका ओपनिंग बैलेंस जो है रिवैल्यूएशन सरप्लस का नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस इसका नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप हेडिंग दोगे चेंजेस की, चेंजेस जिसमें जो है वो चेंजेस जिससे ये बैलेंसेस जो है वो प्लस हो रहे होंगे, वो चेंजेस जिनसे ये ओपनिंग बैलेंसेस जो है वो हमारे उसमें जो है एडिशन आ रहा होगा। तो शेयर कैपिटल में ड्यूरिंग द ईयर कोई हमने शेयर इशू नहीं किए, इसमें किसी तरह का कोई एडिशन जो है वो नहीं होना, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग में जो है एडिशन होना है, क्या एडिशन होना है, ये हमारे पास इस साल का जो प्रॉफिट है ये रिटेन्ड अर्निंग का हिस्सा बन जाएगा। अब रिटेन्ड अर्निंग होती क्या है, अकामुलेटेड प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर्स, जो डिफरेंट ईयर्स हैं, जो पास्ट के ईयर्स हैं आपके, उनके प्रॉफिट को अकामुलेट कर दें तो क्या बन जाती है, रिटेन्ड अर्निंग बन जाती है। और हम इसे ये भी कह सकते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अमंग द शेयर होल्डर्स, जो वो प्रॉफिट जो कि शेयर होल्डर्स के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, उसे भी हम क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो इसमें ऐड होता है, तो 35-21 जो है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस हो रहा है, इस साल कितना पहले 0 था, अब जो है वो 500 हुआ है, तो मैंने जो है 500 यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैंने वो चेंजेस करनी है जिनकी वजह से ये क्या हो, ये हमारे पास जो है वो माइनस हो रहा हो कुछ ना कुछ। तो शेयर कैपिटल में से कुछ भी माइनस नहीं होगा, ये वैसे ही रहेगा क्योंकि हमने कुछ शेयर जो है वो वापस खरीदे नहीं है। इसके अलावा रिटेन्ड अर्निंग में से क्या चीज माइनस हो रही है, क्वेश्चन में वो कहता है डिविडेंड जो है वो हम पे कर रहे हैं। डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं, 80 रुपए, तो 80 रुपए ये माइनस हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, या मैंने माइनस करना है, ठीक। तो माइनस करने के लिए जो है मैं इसे लिख रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस में माइनस जो है इस साल कुछ भी नहीं हो रहा, कोई भी मेरी रिवैल्यूएशन सरप्लस का उलट नहीं हो रहा, रिवर्स नहीं हो रहा, तो इसलिए इसमें भी कुछ नहीं आएगा। अब मैंने क्या कर लेना है, सबका कर लेना है टोटल। अब मैंने इन सब का टोटल कर लेना है, तो ये 5600 ही आएगा, और ये जो है मेरे पास ये 6976 आएगा, और ये मेरे पास जो है वो 500 आएगा, ठीक है। इस तरह से अब मेरे पास ये क्या हो जाएंगे, इसके क्लोजिंग बैलेंसेस हो जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस, ठीक है। और ये मेरे पास जो है तैयार हो जाएगी स्टेटमेंट्स ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी। इसमें कोई मसला है बेटा तो पूछें। सर ये डिविडेंड तो प्रीवियस क्या पीरियड का होगा ना सर, प्रीवियस पीरियड का होगा ना सर ये? नहीं, डिविडेंड इसी पीरियड का है ना, इसी साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो हो रहा है, ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है, ये इस पीरियड का ट्रायल बैलेंस है।
ये देखिए ना 31 दिसंबर 2001 3/13 को बना ये वाला। सही है सर ये प्लस चेंजेस और माइनस चेंजेस की समझ नहीं आई सर। माइनस तो बेटा वो सर चीज करनी है जो कि आपने जो है इनमें अगर इंक्रीज आया है तो वो प्लस चेंजेस में कर देंगे, ठीक है सर, और अगर डिक्रीज ठीक। है इनमें और तो माइनस चेंजेस में कर देंगे। सर डिविडेंड के अलावा भी कोई डिक्रीज और? जी, अगर आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस रिवर्सल हो जाता है, जैसे आपने पढ़ा था कि पहले साल रिवैल्यूएशन हुई है, दूसरी साल रिवैल्यूएशन नहीं हुई, बल्कि आपका जो रिवैल्यूएशन हुई थी वो उलट हो गई है, वो कम हो गई है अब, तो तब आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस में से भी लेस करना होगा। और इसी तरह से अगर यहाँ पे जो है वो कोई रिजर्व गिवन है, सपोज एक लिखा हुआ है जनरल रिजर्व 5,000 रुपए, और फिर आपको है ड्यूरिंग द ईयर वो बता देता है कि रिजर्व में से आपने इतनी अमाउंट उठा के यूटिलाइज कर ली है, तो रिजर्व भी आपने वो कम करना होगा। तो ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको देने उनमें से ऐसी कोई भी चीज नहीं है सिवाय डिविडेंड के। सर जो रिजर्व कम करेंगे वो रिटेन अर्निंग से करेंगे ना? जी बेटा, सर जो रिजर्व कम करेंगे वो रिटेन अर्निंग से कम करेंगे रिजर्व? नहीं वो तो अगर रिजर्व का अकाउंट बना होगा ना तो वहां से कम करेंगे, वो अलग अभी अकाउंट नहीं इस बनेगा क्वेश्चन में। रिजर्व का। चलें ठीक है सर। वो जब होगा तो अगर होता है तो मैं करवा दूंगा, अगर नहीं होता तो फिर मुझे। अच्छा, अब आपने तीसरा काम क्या करना है, आपने जो है वो बैलेंस शीट जो है वो बनानी है। क्या करना है बेटा, बैलेंस शीट बनानी है। तो आपने क्या करना है, इसको ये कॉपी पेस्ट कर लें यहाँ पे, और इसका नाम जो है वो चेंज कर दें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं इसे, ठीक है। और ये जो है इसका एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो है ना आपके पास ये फॉर द पीरियड होती है, फॉर द पीरियड, सॉरी ये होता है एज ऑन स्पेसिफिक डेट होती है, तो एज ऑन 31 दिसंबर। ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके पास है, तो उसमें क्या करते हैं, एक साइड एसेट साइड होती है और एक जो है लायबिलिटी साइड होती है, लेकिन हम जो है इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं, वो लेजर फॉर्म कहते हैं उसको। तो उसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो है हम फॉर्मेट जो है वो स्टेटमेंट फॉर्म में लेकर आते हैं। तो कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आप जो है वो नॉन करंट एसेट्स, सॉरी करंट एसेट्स लिखते हैं। तो करंट एसेट्स जो आपके पास हैं वो आप मुझे बताते जाएं, जल्दी से लिख लेते हैं। करंट एसेट्स बताएं कौन कौन से हैं। लैंड, कैश, बिल्डिंग। कैश इसमें है? कैश बैंक, कैश है ही नहीं। कैश आई थिंक बैंक है सर। बैंक है, बैंक बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस के अलावा और लैंड करंट लिख रहे हैं। और क्या? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सर, ये एसेट्स में आएगा सर। कौन सा बेटा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो नहीं है, वो आपके पास वो नॉन करंट एसेट्स में आएगा। सर। लैंड और लैंड भी प्लांट नॉन करंट एसेट है, फिक्स एसेट है आपका। तो मैं आपको बता सर आई देता थिंक हूँ, ये बैंक भी है सर। बैलेंस है आपका, ट्रेड रिसीवेबल है आपके पास जो कि 1 साल में कलेक्ट हो जाते हैं, यस और सर। इसके अलावा जो है एडवांस डिपॉजिट्स जो हैं ये भी आपके पास करंट एसेट्स हैं, ठीक है। तो ये प्री पेमेंट्स, आपने अमाउंट याद कर लेनी है, प्री पेमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल और बैंक बैलेंस इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, करंट एसेट्स हैं, ठीक है। बैंक बैलेंस, प्री पेमेंट्स, और इसके अलावा रिसीवेबल जो है, ट्रेड रिसीवेबल, ये आपके पास क्या हो जाएंगे, ये आपके पास एसेट्स, आपके करंट एसेट्स हो जाएंगे। अमाउंट बताइएगा इनका। और एक और चीज भी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो भी आपके पास करंट एसेट्स है। अमाउंट बताइएगा इनकी। 1060, 1060, 60, और दूसरा 4100 है, वो ट्रेड रिसीवेबल है सर। कितना बेटा? 4100, 4100, और बाकी भूल गई है सर। सर आई थिंक ट्रेड रिसीवेबल 1440 है सर। एक मिनट देख लेते हैं, ट्रेड रिसीवेबल 4100 ही है। 1440 है सर, वो डिपॉजिट्स। एडवांस डिपार्टमेंट जो एडवांस डिपॉजिट 1440, और सर क्लोजिंग स्टॉक है 1440 और ये 3350। 33।
ये आपके पास क्या है, ये आपके पास करंट एसेट्स हैं, इनका आप टोटल कर लें तो ये आपके पास आ रहे हैं 95-50, यहाँ पे लिखें 95-50। उसके बाद आपने यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स की तरफ आए, जिसे आप फिक्स एसेट पढ़ते हैं अभी तक, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं ये बताएं मुझे। नेट प्लॉट, लैंड कॉस्ट, लैंड है, बिल्डिंग, बिल्डिंग है, और प्लांट एंड प्लांट मशीनरी एंड मशीनरी। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। प्लांट एंड तो आप सबसे पहले लैंड लिखोगे, तो लैंड जो है आपने वो लिखी, तो कितनी है बेटा? 1000। लैंड 1000, ठीक है। उसके बाद आपने बिल्डिंग लिखनी है, लेकिन बिल्डिंग के साथ ही जो है इधर अमाउंट लिखनी है बिल्डिंग की, कितनी है बेटा? डेप्रिसिएशन वगैरह। बिल्डिंग की अमाउंट है 4000 और इसकी डेप्रिसिएशन भी साथ लिखनी है, जो कि कितनी है? 1000 है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे लैंड 4000 और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन किसकी? सॉरी, बिल्डिंग की, बिल्डिंग जो है उसकी वो कितनी है? 1000 है। तो आपने यहीं पे 1000। इसको माइनस कर लेना है। तो 4000 में से 1000 चला गया तो कितना आएगा? लैंड बिल्डिंग कितनी आएगी? 3000 से आएगी हमारी, 3000। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास पहला एसेट हो गया, ये दूसरा हो गया। अब तीसरे की बात है, तीसरी क्या है हमारे पास? प्लांट एंड मशीनरी। कितनी अमाउंट है? 53 है। प्लांट है 5300 है, और इस डेप्रिसिएशन कितनी है? 3165। 3165। 5300 और इसकी जो है अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है 21 35 29 35। प्लांट एंड मशीनरी माइनस 3165, ठीक है। तो आपने क्या करना है? 5300 में से 3165 माइनस कर दें तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी आपके पास 5300 माइनस 3165, तो आपके पास ये 2135 जो है यहाँ पे amount। इसके अलावा आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट सॉरी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है, वो आप लिखते हैं, वो कितनी है बेटा? प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कितनी है? $3500। आपने 3500 जो है वो लिख देना है। उसके बाद ये आपके पास मेरे ख्याल में यही आएंगे, मजीद कोई आता है तो बाद में देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे करंट लायबिलिटी। अच्छा, अब क्या करें? इनका टोटल करना है, तो मैंने टोटल किया तो ये मेरे पास जो है वो आ रहे हैं 5635 सॉरी 9635 ये लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना क्या लिखना है? करंट लायबिलिटीज लिखना है, ठीक है। तो करंट लायबिलिटीज मेरे पास जो है वो कौन कौन सी हैं, देखकर बताएं मुझे। करंट लायबिलिटीज जो है लोन पेबल सर, पेबल है, ट्रेड पेबल है, और लोन पेबल, जी बेटा लोन पेबल, लोन अकाउंट पेबल पेबल, तो है ही नहीं। टैक्स पेएबल। टैक्स पेबल है और ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल और टैक्स पेबल, इनकी अमाउंट्स कितनी है? ट्रेड पेबल मेरे पास जो है वो 3900 और ये कितना है? 1509 है। 3900 और ये 1509, इन सब का मैं टोटल कर लूंगा तो ये मेरे पास आती है 5409, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ नॉन करंट लायबिलिटीज की, इसको मैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कहता हूँ, ठीक है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इसमें मेरे पास एक ही चीज है, वो क्या है मेरे पास? ये लोन है मेरे पास, एक लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लोन जो है मेरे पास, ये कितना है? 600। और ये इधर मैंने 600 लिखा है।
उसके बाद मेरे पास है ऑनर इक्विटी, इसको मैं क्या कहता हूँ, ऑनर इक्विटी सेक्शन कहता हूँ, ऑनर्स इक्विटी, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, अब मैंने जो है ना इसके वाले से बात की हुई है ना, इसमें जो है ये सारी चीजें तो आनी है, ये वाली सारी चीजें, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग और रिलेशन सरप्लस, Retained earning। ठीक है। शेयर कैपिटल 5600 है, रिटेन अर्निंग और रिवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है। तो ये इनकी अमाउंट्स जो है वो मैंने यहाँ, क्लोजिंग अमाउंट्स कितनी है, 5600 है, 69, 76 है और 500 है। सबका मैंने टोटल का लेना, जो कि मेरे पास आता है 13,076, 13,076। अब इस सब का टोटल किया 19,085 आ रहा है, और इस सब का जो है वो टोटल किया ये 19,185 आ रहा है। तो ये थोड़ा सा 100 का डिफरेंस है, वो हमने कोई गलती की है वो देखते हैं। अब ये टोटल किया मैंने, ये आ रहा है 19,185 और ये मैंने टोटल किया, ये आ रहा है 19,085। 100 का हम जो है वो कहीं से घपला करके आए हैं, वो देखें, कोई अमाउंट 100 रुपए से कम लिखी है या कुछ भी किया है मैंने, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखाए ना सर। जी बेटा, हाँ एक तो ना और रहता है, नहीं ज्यादा अमाउंट का डिफरेंस है, नहीं ठीक है, 100 रुपए का डिफरेंस है, वो कहाँ पे हमने किया, सर ये 5% लोन भी तो लिखा हुआ है सर। एक मिनट, ये 5% नॉन पेबल भी है, लेकिन तो यस सर, ये 100 रुपीज आ जाएगा ना सर, मैंने तो ये भी आना है, ये भी आना है, ये भी आना है, लेकिन आना कहाँ पे है, लॉन्ग टर्म लाइन सर। ये अब हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 1100 हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। और अब ये टोटल मजीद हमारा बढ़ जाएगा, और ये डिफरेंस जो है अब हमारा जो है वो 19,585 पे पहुंच जाएगा, ठीक है सर 5% जो है उसको 5% नहीं जी लेंगे बेटा, तो 5% नहीं लेंगे सर क्या 5%, अमाउंट। वही ना 5% लॉन पेबल है, तो वो मैंने लिख दिया, तो ये अब मेरा डिफरेंस जो है ज्यादा बढ़ गया क्रेडिट साइड पे 585, और ये जो है वो 19,185, समझा था कि 500 का 5% लेना पड़ेगा, 19,500 का क्या, 5% लेंगे तो फिर हो जाएगा, लेकिन उससे भी नहीं नहीं होगा। नहीं नहीं ऐसे नहीं लेना, वो तो लॉन की टाइप है ना, लॉन है, आपको उसका 5% क्यों लेना है हमें। इसका जो है हम टोटल करने दें एक दफा, फिर मुझे ट्रायल बैलेंस का, ये मेरे पास आ रहा है 33,395 और इस साइड का किया मैंने, ये कितना आ रहा है 33,369, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि चीज मिस तो नहीं होगी हमसे, रेवेन्यू लिख लिया हमने, परचेजेस, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड, सर ट्रायल बैलेंस का 33,395 में आप बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो लिखा हुआ है 39। सर एक टोटल में देखे ना, इंटरेस्ट, 39,350। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ओपनिंग रिसीवेबल, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी, बैंक बैलेंस, ट्रेड पेबल, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, ठीक है। लिखे तो हमने सारे हैं, आप अमाउंट में कहीं हमने गड़बड़ की है, ये 3,000 आएगा और ये 5300 में 61, 65, 31, 65 माइनस करें, ये प्लॉट और मशीनरी वाली डेप्रिसिएशन चेक करें ना सर क्वेश्चन में। 5300 में से 31 जो है 65 माइनस करें, मेरे पास ये 21
35 ही आता है। ये प्रॉपर्टी 35 हो गया, ठीक है। ये 95, अच्छा यहाँ पे गलती है, ये जो टोटल करता हूँ ना मैं, ये 9950 आता है, इधर 9550 लिखा हुआ है, 9950 आता है ये। इस सब का टोटल करें ना तो ये 9950 आ रहा है मेरे पास। 9950 आ रहा है सर। तो अब मैं करता हूँ इसका टोटल। अब मेरे पास ये जो है 19585 आएगा, यस सर 85 और ये मेरे पास ऑलरेडी 19585 है। तो अब मेरे दोनों साइड जो है बिल्कुल आ गए हैं, इसका मतलब मैंने जो है वर्किंग ठीक की है। जी बेटा, खैर इतने के नंबर नहीं कटते। नहीं डिफरेंस इक्वल आ गया है, डिफरेंस था वो नहीं है, डिफरेंस आना भी नहीं चाहिए, बैलेंस शीट जो है वो इक्वल आनी चाहिए। सर ये ओवरऑल बैलेंस शीट को सर वो कर दें, बॉर्डर दे दें सर। जी बेटा, सर बैलेंस शीट जो ओवरऑल है सर इसको बॉर्डर दे दें, क्योंकि सर आप बाद में फाइल सेंड करते हैं तो सर देखने में आसानी होगी सर। अच्छा सर जो प्री पेमेंट्स हैं वो एक्सपेंस होते हैं हमारे पास? नहीं, प्री पेमेंट जो है हमारे पास, मैंने पहले भी इस पे डिस्कशन की है, हमारे पास जो है वो एक्सपेंस जो हमने एडवांस में पे किए हैं वो होते हैं। और जो चीज हम एडवांस में पे कर देते हैं, कोई एक्सपेंस अगर हम एडवांस में पे कर देते हैं तो वो हमारे पास जो है वो एसेट होता है। और जब तक उस एक्सपेंस से हम फायदा ना उठाएं, जब तक उस एक्सपेंस से हम फायदा ना उठाएं, वो हमारे लिए जो है वो एसेट ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम उससे फायदा उठा लेंगे तो वो हमारे पास जो है वो एक्सपेंस बन जाएगा। अब वो हमने एडवांस में पेमेंट की हुई है, लेकिन हमने उससे जो है फायदा नहीं उठाया था, तो वो हमारे पास एसेट है। और जब मैं उससे फायदा उठा लूंगा, बेनिफिट ले लूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा। सर वो एसेट हमें कहाँ इधर मेंशन किया?